मुजाहिद शाहिद अली को झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के किले में ले जाया गया था। वहां उससे बाकायदा पूछगिछ शुरू हो गई। उसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन शाहिद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिद है, मगर उसका रोहित डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम झांसी में सपेरे का भेस बदल बदल कर क्या कर रहे थे? शाहिद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने मुंबई गया हुआ था। वापस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहितगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पकड़ धकड़ शुरू कर दी होगी और जिस पर जरा सा भी शक पड़ा उसे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेगी। बस इस ख्याल से मैंने सपेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी के इंटेलिजेंस चीफ ने शाहिद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन न किया। जब उसे ये खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहिद अली के ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहित डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने शाहिद अली के गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए और उसे फौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के टॉर्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर एक मरहट्टा था जो वहां काले जल्लाद के नाम से मशहूर था। भारी भरकम गोपाल कालीकर का रंग काला था और वो अजियतें दे देकर कई बेगुनाह मुल्जिमों को हलाक कर चुका था। उसके नजदीक किसी मुश्तबा मुल्जिम को अजियतें देकर हलाक करना ऐसा ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संगदिल और बेरहम आदमी था। उसके टॉर्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफदेह होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म न भी किया होता वो भी घबरा कर इकबाले जुर्म कर लेता। शाहिद अली को इसी काले जल्लाद गोपाल कालीकर के हवाले कर दिया गया और उसे ऊपर से हुक्म दिया गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद का ताल्लुक रोहित डैम तबाह करने वाली कमांडो पार्टी से है, चुनाचे इससे हर हालत में इसके गिरोह के दूसरे लोगों का अता पता मालूम किया जाए। काले जल्लाद कालीकर ने पहले ही दिन मुजाहिद शाहिद अली को जंजीरों से बांधकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और उसे शाम को होश आया। होश आने के बाद काले जल्लाद ने शाहिद अली से बाकायदा पूछगिछ शुरू कर दी। कहने लगा, मैं किस किस्म का जल्लाद हूँ इसका नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपने हाथ खोलने के लिए किया है। असल ड्रामा बाद में शुरू होगा। तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि चुपके से मुझे अपने साथियों के नाम और पते बता दो कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस किस्म की बातें शाहिद अली के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने कमांडो मिशन के दौरान वो बदकिस्मती से या अपनी किसी गलती से पकड़ा गया था तो उसके साथ भारत के उकूबत खानों में ऐसा ही वहशियाना सलूक होता रहा था। चुनाचे शाहिद अली ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद जरूर हूँ, लेकिन मैं कश्मीर के महाज पर भारतीय फौज से लड़ता हूँ। भारत के दूसरे शहरों में धमाके करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मेरा रोहितगढ़ डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन गोपाल कालीकर जल्लाद भला कैसे यकीन कर लेता? उसने शाहिद अली पर अजियत के नित नए वहशियाना तरीके आजमाने शुरू कर दिए। ऊपर से अगर कालीकर जल्लाद को यह हिदायत न मिलती कि इस कश्मीरी मुजाहिद को मारना नहीं है बल्कि आखिरी दम तक इससे इसके साथियों का पता चलाने की कोशिश करनी है, तो कालीकर शाहिद अली को पहली रात ही अजियत देकर मार चुका होता। नजीबाबाद के किले पत्थरगढ़ के बारे में हम ये बताते चलें कि ये किला इसी इलाके की एक सरकश भाट कौम के डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर रह चुका था। किसी जमाने में सुल्ताना डाकू ने भी इस पुराने किले को अपनी आमाजगाह बना रखा था। बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और आजकल वहाँ सूबे की इंटेलिजेंस पुलिस ने अपना खास इंटेरोगेशन सेंटर बनाया हुआ था और मरहट्टा DIG इंटेलिजेंस इस अजियतगाह का इंचार्ज था। यहाँ उन खतरनाक मुल्जिमों को लाया जाता था जो हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर जाते मगर जबान न खोलते थे। किला पत्थरगढ़ के करीब ही वो जंगल था जिसका शुमार इंडिया के खौफनाक और खतरनाक जंगलों में होता था। सुल्ताना डाकू तो अब नहीं रहा था, लेकिन उसका एक शागिर्द बिरजू भाट कत्लो गारत और डाका जनी के बाद अक्सर इस जंगल में रूपोश हो जाया करता था। इस जंगल में उसने पुलिस से बचने के लिए अपने कई खुफिया ठिकाने बनाए हुए थे। सुल्ताना डाकू की तरह डाकू बिरजू भाट के भी इलाके में बड़ी दहशत थी और पुलिस भी उसका मुकाबला करने से कतराती थी। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त शाहिद अली को पूछगिछ के लिए किला पत्थरगढ़ में लाया गया था तो इस किले में इन दिनों डाकू बिरजू भाट के गिरोह का एक डाकू भी पुलिस ने पकड़कर बंद कर रखा था और जल्लाद गोपाल कालीकर उससे भी पूछगिछ कर रहा था कि बिरजू डाकू का खुफिया डेरा जंगल में कहां पर है। इस डाकू बिरजू भाट के साथी का नाम रामदत्त था। किले की जिस कोठरी में मुजाहिद शाहिद अली को कैद किया गया था उसके साथ वाली कोठरी में बिरजू डाकू का साथी रामदत्त भी बंद था। वो कोठरी जहां पूछगिछ के दौरान तशद्दुद किया जाता था
वहां से कुछ फासले पर किले के मशरकी हिस्से में थी। पहले ही दिन जब शाहिद अली को जल्लाद कालीकर ने अंधाधुंध पीटने के बाद बेहोशी की हालत में उसकी कोठरी में फेंक दिया, तो 1-1.5 घंटे बाद जब शाहिद अली अपने होशो हवास में आया तो साथ वाली कोठरी से कराहने और जल्लाद कालीकर को गालियां देने की आवाज आ रही थी। ये बिरजू डाकू का साथी रामदत्त था, जिस पर तशद्दुद के बाद उसे उसकी कोठरी में लाकर डाल दिया गया था। शाहिद अली के साथ ही साथ डाकू रामदत्त पर भी तशद्दुद और पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। शाहिद अली हर किस्म का अज़ियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, मगर उसने अपनी जबान बंद रखी। दूसरी तरफ डाकू रामदत्त का बुरा हाल था। उसे तरह तरह की अजियतें देने के बाद जब कोठरी में लाकर डाल दिया जाता तो वो देर तक कराहता रहता और पुलिस इंचार्ज गोपाल कालीकर को गालियां देता रहता। इस तरह 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। दूसरी तरफ डाकू बिरजू भाट भी अपने साथी रामदत्त को पुलिस के चुंगल से निकालने के लिए बेचैन था और मौके के इंतजार में था। तीसरे दिन का जिक्र है कि शाहिद अली अपनी कोठरी में तशद्दुद की वजह से कुछ निढाल सा होकर पड़ा था। साथ वाली कोठरी में रामदत्त डाकू को अभी अभी अजियतें देने के बाद लाकर बंद कर दिया गया था और वो कराह रहा था और पुलिस को गालियां भी दे रहा था। शाहिद अली की कोठरी का दरवाजा बंद था। इतने में रात की खामोश फजा फायरिंग के धमाकों से गूंजने लगी। ये स्टेन गनों और 303 की राइफलों के धमाके थे, जिनकी आवाज बड़े करीब से आ रही थी। फायरिंग अंधाधुंध और मुसलसल हो रही थी। शाहिद अली जाग रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे पत्थरगढ़ के किले पर किसी बहुत बड़ी फौज ने हमला कर दिया है। ये मुख्तसर सी फौज बिरजू डाकू के गिरोह की थी, जिसने अपने साथी रामदत्त को जेल से निकालने के लिए अचानक यलगार कर दी थी और खूनी डाकू बेतहाशा गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। अगर ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर होता तो यहाँ फौज तैनात होती, जिसका मुकाबला करना बिरजू डाकू के बस की बात नहीं थी। ये पुलिस इंटेलिजेंस का सेंटर था, जहाँ पुलिस की महदूद मुसल्ला नफरी तैनात थी और पुलिस पहले ही बिरजू डाकू के नाम से दहशतजदा थी। बिरजू डाकू ने किले में दाखिल होते ही 6-7 सिपाहियों को भून डाला। बाकी जान बचाकर इधर उधर छुप गए और यूं ही नाम रखने को हवाई फायरिंग करने लगे। बिरजू डाकू के लिए मैदान साफ था। वैसे भी वो आंधी की तरह आया था। उसके मुखबरों ने उसे बताया था कि रामदत्त कौन सी कोठरी में बंद है। वो स्टेन गन की बौछारें मारता अपने आदमियों के साथ सीधा रामदत्त की कोठरी के पास आ गया। राइफलों के बट मारकर कोठरी का ताला तोड़ा। रामदत्त पहले ही से फायरिंग की आवाज सुनकर बिरजू गुरु की जय के नारे लगा रहा था। शाहिद अली ये सारी आवाजें अपनी कोठरी में बैठा सुन रहा था। वो समझ गया था कि साथ वाली कोठरी में जो डाकू कैद है, उसको छुड़ाने के लिए उसके साथ ही आ गए हैं। कोठरी के बाहर बिरजू डाकू ने चिल्लाकर कहा, रामदत्त बाहर आ जा, मैं आ गया हूँ। उसके बाद रामदत्त की आवाज आई, गुरु मुझे पता था तुम जरूर आओगे। शाहिद अली को अपनी कोठरी के आगे से आदमियों के दौड़ने भागने की आवाज आई। साथ ही उसने सुना कि रामदत्त ने बुलंद आवाज में कहा है, गुरु बिरजू, इस कोठरी में भी कोई कैदी है, मुझे वो भी डाकू लगता है, उसको भी साथ ले चलो। उसके बाद बिरजू डाकू की आवाज बुलंद हुई, उसको भी ले चलो। फिर शाहिद अली की कोठरी का भी ताला टूटा। धड़ाक से दरवाजा खुला। बाहर बिजली की रोशनी में शाहिद अली ने एक दराज कद आदमी को देखा, जिसने मुंह पर काला कपड़ा लपेट रखा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसके साथ रामदत्त के दूसरे मुसल्लह डाकू भी थे। दराज कद आदमी जो बिरजू डाकू ही था, शाहिद अली से कहा, महाशय तुम भी आ जाओ हमारे साथ। शाहिद अली ने ये मौका गनीमत जाना और कोठरी से निकलकर इन डाकुओं के साथ हो गया। डाकू गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से निकलकर दरख्तों में उस जगह गए जहां 2 जीपें और कुछ घोड़े खड़े थे। रामदत्त ने शाहिद अली को भी उसी जीप में अपने साथ बिठा लिया, जिसमें बिरजू डाकू और 2 और डाकू बैठे थे। उनके बैठते ही जीप एकदम स्टार्ट हुई और नजीबाबाद के खतरनाक जंगल की तरफ दौड़ने लगी। पीछे दूसरी जीप थी और उसके पीछे बाकी डाकू घोड़े दौड़ाते और फायरिंग करते चले आ रहे थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि शाहिद अली को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किले की कैद से आजाद हो गया है। घने जंगल में दाखिल होने के बाद डाकुओं ने फायरिंग बंद कर दी। अंधेरी रात में डाकुओं की दोनों जीपें और घोड़े आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी फासला तय करने के बाद जीपें एक जगह दरख्तों के पास आकर रुक गईं। बिरजू डाकू जीप से उतरा। उसने अपने साथी रामदत्त को साथ लिया। रामदत्त ने मुजाहिद शाहिद अली को साथ लिया और अंधेरे में दरख्तों के उस झुंड की तरफ चले गए जहां 2-3 जगहों पर लालटेनें जल रही थी। जहां एक झोंपड़े के आगे बड़ी चारपाई बिछी हुई थी, वहां भी कुछ डाकू मौजूद थे। वो सब अपने साथी रामदत्त को देखकर बड़े खुश हुए, उसको गले लगकर मिले और फिर एक डाकू ने शाहिद अली की तरफ देखकर कहा, गुरु ये नमूना कहाँ से पकड़ लाए हो? रामदत्त ने शाहिद अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे भी अपना साथी ही समझो, उस साले कालीकर ने इसे भी बहुत पीटा है। बिरजू डाकू ने इस दौरान अपनी स्टेन गन कंधे से उतारकर हाथ में ले ली और रामदत्त से कहा, रामू अपने दोस्त को अंदर ले आओ। शाहिद अली ने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गड़े से निकलकर कुएं में गिर पड़ा हो। ये सारे डाकू हिंदू कौम के थे, वो मुसलमान था और कश्मीरी मुजाहिद था जो उनकी फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा था। बहरहाल अब वो उनके साथ था।
یہ بات اس نے دل میں طے کر لی تھی اور وہ انہیں اپنے کشمیری حریت پسند ہونے کا بالکل نہیں بتا رہا تھا۔ یہ بات اس نے دل میں طے کر لی تھی کہ وہ انہیں اپنے کشمیری حریت پرست ہونے کا بالکل نہیں بتائے گا۔ وہ برجو ڈاکو اور رام دت کے ساتھ جھونپڑے میں آیا۔ جھونپڑے میں ایک مٹی کے تیل کی لالٹین روشن تھی۔ زمین پر چھوٹی دری بچھی تھی۔ ایک چارپائی بھی تھی جس پر سادہ سا بستر لگا تھا۔ چارپائی کے پاس 2 موڑھے پڑے تھے۔ برجو ڈاکو چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رام دت اور شاہد علی سامنے موڑوں پر بیٹھ گئے۔ برجو ڈاکو نے سرہانے کے نیچے سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا اور رام دت سے کہا، اس کالیکر نے تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہوں گی، مجھے معلوم ہے، مگر رام دت میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ لو کہ اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اتنے میں ایک ڈاکو چائے کا گلاس لے کر آیا۔ وہ سب چائے پینے لگے۔ برجو ڈاکو نے اچانک مجاہد شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہد علی نے کہا، میرا نام حیدر خان ہے۔ برجو ڈاکو نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو، کرتے کیا ہو؟ شاہد علی نے پہلے ہی سے سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں بمبئی میں پرانے فرنیچر کی خرید و فروخت کا دھندا کرتا تھا۔ علاقے کا ایک تھانے دار ایک بار میری دکان پر آیا۔ اس کو ایک صوفہ سیٹ پسند آ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ میرے فلیٹ میں پہنچا دو۔ میں نے قیمت بتائی تو بولا، مجھ سے قیمت مانگتے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا، جانتا ہوں آپ علاقے کے تھانے دار ہیں، لیکن یہ میرا دھندا ہے، میں صوفہ سیٹ کی قیمت لیے بغیر آپ کو نہیں لے جانے دوں گا۔ اس نے مجھے بہن کی گالی دی تو مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ برجو ڈاکو بے اختیار بول اٹھا، شاباش شاباش۔ رام دت نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ شاہد علی نے کہا، بس تھانے دار میرا دشمن ہو گیا۔ 2 روز کے بعد پولیس کی گارڈ لے کر میری دکان پر آیا اور بولا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم ہیروئن بیچتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی پولیس نے میری دکان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ خدا جانے کہاں سے ایک سپاہی نے ہیروئن کی تھیلی نکال لی اور کہا، سر یہ ہے ہیروئن جو اس نے چھپائی تھی۔ اسی وقت پولیس مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ تھانے دار تو مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے جلاد کالیکر سے مل کر مجھے پتھر گڑھ کے قلعے میں پہنچا دیا، جہاں اسی روز سے مجھ پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ یہ تو بھلا ہو بھائی رام دت کا کہ اس کو میرا خیال آ گیا اور یہ مجھے بھی وہاں سے نکال کر لے آیا۔ بس یہ میری کہانی ہے۔ برجو ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم دوسرے جھونپڑے میں جا کر سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوگی۔ برجو ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی ڈاکو کے ہمراہ مجاہد شاہد علی کو باہر بھیج دیا۔ جب شاہد علی چلا گیا تو برجو نے رام دت سے کہا، رامو تمہارا کیا خیال ہے، یہ کہیں پولیس کا آدمی تو نہیں؟ رام دت بولا، گرو کیسی باتیں کرتے ہو، اگر یہ آدمی پولیس کا مخبر ہوتا تو تمہیں جیل توڑتے دیکھ کر دہائی دینے لگ جاتا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ الٹا میں اسے اپنی مرضی سے ساتھ لے آیا ہوں، کیوں نہ اسے بھی جلاد کالیکر سے مکتی دلا دوں۔ برجو ڈاکو نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، تم چاہے کچھ کہو، مجھے اس آدمی پر شک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی اصل میں کوئی اور ہے۔ خیر اب تم جا کر آرام کرو، صبح دیکھا جائے گا۔ شاہد علی کمانڈو ساتھ والی جھونپڑی کے اندر دری پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ کہیں الٹی آنتیں گلے نہ پڑ جائیں۔ پولیس کی قید سے تو نکل آیا ہوں، ان لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا کہ میں کشمیری مجاہد ہوں تو میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برجو ڈاکو کسی پولیس آفیسر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے پولیس کے حوالے کر دے۔ شاہد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان ڈاکوؤں کے ڈیرے سے صبح موقع پا کر فرار ہو جائے گا۔ ابھی تک ڈاکو لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے اور بظاہر اسے ہر قسم کی چلنے پھرنے کی آزادی تھی۔ شاہد علی جب دن چڑھے اٹھا اور جھونپڑی سے باہر آیا تو باہر 2 ڈاکو سٹین گن لیے ایسے کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ شاہد علی کا ماتھا ٹھنکا، مگر اس نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے کوئی خاص بات نہیں۔ جب وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے قریبی تالاب کی طرف چلا تو دونوں ڈاکو اس کے دائیں بائیں ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ مجاہد شاہد علی سمجھ گیا تھا کہ برجو ڈاکو نے اسے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، تم لوگ میرے ساتھ کیوں چلنے لگے ہو؟ ان میں سے ایک ڈاکو نے ہنس کر کہا، گرو کا آرڈر ہے کہ ہم تمہاری رکشا کریں۔ وہ شاہد علی کی رکشا نہیں بلکہ نگرانی کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ برجو ڈاکو نے صبح صبح رام دت کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ اس نے رام دت کو منہ اندھیرے اپنے جھونپڑے میں بلا کر کہا، رامو ہم پتھر گڑھ قلعے میں اپنا مخبر بھیج کر پتہ کرائیں گے کہ تمہاری کوٹری کے ساتھ والی کوٹری میں جو قیدی تھا وہ کون تھا اور اسے کس جرم میں وہاں لایا گیا تھا۔ رام دت نے کہا، گرو اس کی کیا ضرورت ہے؟ برجو بولا، مجھے شک ہے کہ یہ آدمی پاکستانی جاسوس ہے اور اسے جاسوسی کرنے کے جرم میں قلعے میں بند کیا گیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ رام دت نے کہا، گرو اگر یہ بات سچ نکلی تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ برجو نے کہا، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جو اپنا نام حیدر خان بتاتا ہے واقعی پاکستانی جاسوس ہے تو ہم اسے حکومت کے حوالے کر کے حکومت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ رام دت نے کہا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ برجو ڈاکو بولا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، یہ خوشنودی آگے چل کر کسی مشکل میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ رام دت نے پوچھا، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ برجو ڈاکو کہنے لگا، پہلا کام تم یہ کرو کہ اس شخص کے جھونپڑے کے باہر اپنے آدمیوں کا پہرا بٹھا دو، وہ تالاب پر دن میں صرف ایک بار جائے اور ہمارے 2 آدمی اسلحہ لے کر اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے سوا اس شخص کو جھونپڑے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دوران میں اپنے مخبر کو قلعہ پتھر گڑھ بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے طور پر معلوم کرے کہ یہ شخص حیدر خان اصل میں کون ہے۔
रामदत्त ने कहा, ठीक है गुरु, ऐसा ही होगा। चुनाचे उसके फौरन बाद मुजाहिद शाहिद अली के झोंपड़े के बाहर 2 मुसल्लह डाकू पहरा देने के लिए आ गए। शाहिद अली समझ गया कि वो गड़े से निकलकर सचमुच कुएं में आन गिरा है। जब वो मुंह हाथ धोकर तालाब से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी को 6-7 मुसल्लह डाकुओं ने घेरे में लिया हुआ था। वो शाहिद अली की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। शाहिद अली खामोशी से झोंपड़ी में आकर दरी पर बैठ गया। एक डाकू वहीं उसके लिए चाय का ग्लास और एक रोटी ले आया। नाश्ते के बाद उसने झोंपड़ी से बाहर आने की कोशिश की तो एक हट्टा कट्टा दराज कद डाकू स्टेन गन तान कर उसके सामने आ गया। बाबू, अंदर ही बैठे रहो, गुरु का हुक्म है कि तुम्हें झोंपड़ी से बाहर न निकलने दिया जाए। इन डाकुओं से बहस बेकार थी। शाहिद अली हालात को समझ गया था। वो चुपके से झोंपड़ी में वापस आकर दरी पर लेट गया और वहां से फरार का कोई कारगर तरीका सोचने लगा। दूसरी तरफ बिरजू डाकू ने सुबह ही सुबह एक आदमी को शाहिद अली के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कला पत्थरगढ़ की तरफ भेज दिया। उस आदमी ने वापस आकर बिरजू को बताया कि ये आदमी पाकिस्तानी जासूस है और कले में इसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगिछ हो रही थी। उसने ये भी बताया कि पुलिस की भारी नफरी मफरूर रामदत्त और हैदर खान की तलाश में जंगल की तरफ आने ही वाली है। बिरजू डाकू ने ये सुनते ही पहला काम ये किया कि शाहिद अली के पांव में लोहे के मोटे कड़े डलवा दिए कि वो भाग न सके और उसके दोनों हाथ भी पीछे बांध दिए। शाहिद अली ने मुदाफियत की कोशिश की मगर वो निहत्था था और वहाँ राइफलें और स्टेन गन लिए 10-12 डाकू उसको घेरे में लिए खड़े थे। ये सब के सब खूनी डाकू थे। शाहिद अली किसी मौके के इंतजार में खामोश हो गया। बिरजू डाकू ने उसी वक्त अपने गिरोह को कूच का हुक्म दे दिया। शाहिद अली को 6-7 डाकुओं ने अपनी हिरासत में लेकर जीप में सवार करवा दिया और डाकुओं का ये गिरोह देखते देखते जंगल से डेरा डंडा उठाकर एक तरफ को रवाना हो गया। सारा दिन डाकू जंगल की घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते रहे। शाम के करीब उन्होंने एक बड़ी नहर पार की और एक पहाड़ी गार में आकर पड़ाव डाला। शाहिद अली को एक छोटे से गार में बंद करके बाहर 2 डाकुओं का पहरा बिठा दिया गया। इस दौरान शाहिद अली ने रामदत्त या बिरजू डाकू से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि उससे दरियाफ्त कर सके कि उसके साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन उनसे मुलाकात की इजाजत न दी गई। शाहिद अली बुरी तरह फंस गया था, लेकिन वो मायूस न हुआ। वो हर लम्हे वहाँ से फरार के तरीकों पर गौर करता रहा। अभी तक उसे फरार की कोई तरकीब उसके जहन में नहीं आई थी। इतना वो समझ गया था कि डाकू को पता चल गया है कि वो कश्मीरी मुजाहिद हैं और वो हुकूमत या पुलिस से कोई खास मराहत हासिल करने के लिए उसे बहुत जल्द पुलिस के हवाले कर देंगे। शाहिद अली इससे पहले उसके चुंगल से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसके आसपास हर वक्त 6-7 मुसल्लह डाकू मौजूद रहते थे और फिर उसके पाँव में लोहे के कड़े डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से भागना तो दरकिनार शाहिद अली को चलने में भी सख्त दुश्वारी हो रही थी। शाहिद अली के पाँव में जो लोहे के मोटे कड़े डाले गए थे वो चाबी लगने से खुलते थे और चाबी लगने से बंद हो जाते थे। शाहिद अली ने गार के अंदर उन्हें खोलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। अगर उसके पास लोहे का कोई तार होता तो वो कड़ों के ताले खोल सकता था, मगर वहाँ लोहे की तार उसे कहीं न मिली। रात को उसके हाथों की रस्सी खोल दी जाती। इस नए पड़ाव पर आकर डाकुओं को 2 दिन गुजर गए। तीसरे रोज रात को डाकू कहीं से एक तवाइफ लाए और वहाँ रक्सो सरोद की महफिल शुरू हो गई। मुजरा शुरू हो गया और शराब लुटाई जाने लगी। छोटे से गार के अंदर बैठे शाहिद अली को तवाइफ के गाने, डाकुओं की हाउ हू की आवाजें आ रही थी। जिस गार में शाहिद अली को कैद किया गया था उसके दहाने को दरख्तों के मोटे तने रख कर बंद कर दिया गया था। बाहर 4 मुसल्लह डाकुओं का पहरा लगा था। जो डाकू शाहिद अली के लिए अचार वाली 2 रोटियां और पानी लेकर आता, वो दूसरे डाकुओं की मदद से दरख्त के भारी टहन हटाकर गार में दाखिल होता और शाहिद अली के आगे रोटी रखकर उसी तरह वापस चला जाता और गार के मुंह को उसी तरह बंद कर दिया जाता। रात के वक्त शाहिद अली के हाथ खुले होते थे, सिर्फ पाँव में आहनी कड़े होते थे, जिसकी वजह से वो भाग तो नहीं सकता था लेकिन कदम कदम चल सकता था। उसने सोचा कि अगर वो खाना लाने वाले डाकू को हलाक भी कर दे तो बाहर जो 4 डाकू राइफलें और स्टेन गन लिए पहरा दे रहे हैं उनसे बचकर नहीं निकल सकता। अगर ये लोग खूंखार डाकू थे तो शाहिद अली भी कोई मामूली कैदी नहीं था। वो हर लम्हे इस तलाश में रहता कि वहाँ से फरार होने का कोई जरा सा मौका मिल जाए। आखिर उसे ये मौका मिल गया। जिस रात डाकुओं ने शराब और मुजरे की महफिल सजाई, उस रात शाहिद अली चौकस होकर गार में बैठा रहा। उसके कान बाहर तवाइफ के गाने और डाकुओं की हाउ हू की आवाजों पर लगे हुए थे। उसे मालूम था कि ये लोग बेतहाशा शराब लुटाएंगे और जो डाकू गार के बाहर पहरा दे रहे हैं वो भी शराब की बहती गंगा में 2-4 डुबकियां जरूर लगाएंगे। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। गार के बाहर जो डाकू पहरा दे रहे थे वो मुजरे की महफिल में तो न गए, लेकिन उन्होंने शराब की 2-3 बोतलें वहीं मंगवा ली और अपनी अलग मंडली लगा ली और शराब पीनी शुरू कर दी। शाहिद अली अंधेरे में गार के दहाने के पास आकर दरख्त के मोटे मोटे शहतीर नुमा टहनों के करीब आकर बैठ गया और बाहर वाले डाकुओं की आवाजें गौर से सुनने लगा। वो समझ गया था कि पहरा देने वाले 4 डाकू भी शराब पी रहे हैं।
اب وہ ان کے مدہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان ڈاکوؤں نے شراب پی پی کر اپنی سدھ بدھ کھو دی تو وہ لوہے کے کڑوں سمیت وہاں سے جنگل میں نکل جائے گا اور قدم قدم چلتے ہوئے دن نکلنے تک جتنی دور جا سکتا چلے جائے گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہاں مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ تھا۔ ڈاکو شراب خرید کر تو لائے نہیں تھے، پتہ نہیں شراب کے کس ٹھیکے پر دھاوا بول کر وہ شراب کی بوتلیں بوری بھر کر لے آئے تھے اور بے دریغ پی رہے تھے۔ شاہد علی کی ساری توجہ غار کے باہر بیٹھے شراب پینے والے ڈاکوؤں پر لگی ہوئی تھی۔ یہ چاروں ڈاکو پہلے تو تھوڑی تھوڑی پیتے رہے، جب ذرا نشہ چڑھا تو انہوں نے بھی شراب لنٹھانی شروع کر دی۔ انہیں شراب چڑھ گئی۔ پہلے ان کی باتیں شاہد علی کی سمجھ میں آ رہی تھی، پھر انہوں نے نشے میں خدا جانے کیا بک بکاہٹ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں دھیمی ہونے لگیں۔ غار کے باہر سامنے والے درخت کے ساتھ ایک لالٹین رات کو روشن کر کے لٹکا دی جاتی تھی۔ شاہد علی نے درخت کے موٹے ٹہنوں کی شاخوں اور پتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر باہر نگاہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں ڈاکو نشے میں دھت ہیں۔ وہ ڈاکو تو پی پی کر شاید بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے زمین پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ تیسرا ڈاکو بھی بوتل تھامے زمین پر بیٹھا تھا اور مدہوشی میں کچھ کہتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بوتل منہ کے ساتھ لگا کر گھونٹ بھی بھرتا جاتا تھا۔ دوسری جانب سے طوائف کے مجرا گانے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ دوسرے ڈاکوؤں کے شور شرابے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاہد علی اس انتظار میں تھا کہ یہ باقی کے دو ڈاکو بھی بے ہوش ہو جائیں تو وہ باہر نکلے۔ شراب ایسی واہیات شے ہے کہ آدمی تھوڑی سی بھی پیے تو اس کی مت ماری جاتی ہے اور زیادہ چڑھ جانے کے بعد تو آدمی کو ہوش نہیں رہتا۔ آخر باقی کے دو ڈاکو بھی اپنی اپنی بوتلیں خالی کر کے وہیں لڑک گئے۔ اس سے بہتر سنہری موقع شاہد علی کو شاید کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اٹھا، پوری احتیاط اور پوری طاقت کے ساتھ اس نے درخت کے ایک ترچھے لگے ہوئے بھاری ٹہن کو ایک طرف کھسکا کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہ اس میں سے رینگ کر گزر سکتا تھا۔ دوسرے لمحے وہ غار سے باہر تھا۔